हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम लोग आपके इंग्लिश बुक का प्रोज लेसन 6 जिसका नाम है वंस अपॉन ए टाइम और इसकी लेखिका टोनी मॉरिसन हैं, इसके हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपी निकाल लें और इसे लिखने के लिए तैयार रहें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव सेशंस को। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द आर्टिकल वंस अपॉन ए टाइम। ये जो आर्टिकल लिखा गया है वंस अपॉन ए टाइम, इसकी लेखिका या लेखक कौन है? तो उत्तर है टोनी मॉरिसन। टोनी मॉरिसन इसकी लेखिका हैं। ठीक है, उत्तर है। अगला प्रश्न है, टोनी मॉरिसन वाज द फर्स्ट डैश टू रिसीव द नोबेल प्राइज़। टोनी मॉरिसन पहली डैश हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया है। तो पहली कौन है? ब्लैक वुमन। ध्यान दीजिएगा, महिलाओं में इनका स्थान 8वां है और नोबेल प्राइज़ में ब्लैक वुमन अगर किसी को मिला है, मतलब अफ्रीकन वुमन को किसी को मिला है, तो वो हैं ये पहली यही हैं। तो टोनी मॉरिसन वाज द डैश वुमन टू रिसीव द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। तो टोनी मॉरिसन जो हैं वो डैश संख्या की महिला हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ को लिटरेचर में प्राप्त किया है। ठीक है, तो ये हैं 8वीं महिला। ठीक है, इनकी संख्या 8वीं है जिन्हें लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, टोनी मॉरिसन रिसीव द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1993। इसका उत्तर है 1993। टोनी मॉरिसन को जो है नोबेल प्राइज़ जो है लिटरेचर के क्षेत्र में मिला, वो 1993 ईस्वी में मिला था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, विच अवार्ड वाज गिवन टू टोनी मॉरिसन। टोनी मॉरिसन को कौन सा अवार्ड दिया गया? यहाँ पर ये अवार्ड है पुलित्ज़र अवार्ड, और नोबेल पुरस्कार तो मिला ही था, पुलित्ज़र अवार्ड भी इन्हें मिला हुआ था। इनकी जो नॉवल थी जिनका नाम था पैराडाइज, उसी के लिए दिया गया था। तो पैराडाइज वाज पब्लिश्ड इन डैश। पैराडाइज जो नॉवल था वो कब पब्लिश हुआ था? 1998 में, 1998 में पैराडाइज जो है ये पब्लिश हुआ था। ये इनका 7वां नॉवल था जो कि बहुत प्रचलित रहा। अगला प्रश्न है, वंस अपॉन ए टाइम इज़ ए डैश। वंस अपॉन ए टाइम एक क्या है? कहानी है, स्पीच है, आर्टिकल है, क्या है? तो ये है एक स्पीच। ठीक है, तो इसको आप स्पीच में सेलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, द लैंग्वेज शुड बी लिविंग एंड डैश। भाषा जो है जीवित और डैश होनी चाहिए। तो डैश की जगह पर क्या होना चाहिए? जीवांत। जीवित और जीवांत मतलब कि जीवित, उसके अंदर जान भी लोगों को जगाने की शक्ति होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो है वो खुद में जो है लोगों में जागृति फैलाने वाली होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, देयर आर एनेक्डोट्स विच ब्रिंग आउट द थीम थ्रू द मोस्ट सिंपल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड डैश। तो यहाँ कुछ ऐसी लघु कथाएँ हैं जो कि किसी विषय को सामने लेकर आते हैं सिंपल भाषा में, मतलब सिंपल चीज़ों में, जो कि एक्सप्रेशन और डैश को दिखाता है, मतलब आपके भावों को और किसको दिखाता है। तो यहाँ है लैंग्वेज को, भाषा को, आपके भावों को और आपकी भाषा को दिखाता है। ऐसे लघु कथाएं हैं जो कि साधारण भाषा और साधारण से भावों को दिखाते हुए आपको कहानियाँ बताती हैं। ठीक है, अगला है, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एन डैश। एक समय की बात है, एक डैश थी। तो कौन थी? ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी महिला थी। ठीक है, अगला है, द ओल्ड वुमन वाज डैश। बूढ़ी महिला डैश थी। क्या थी? यहाँ देखिए, ये 2018 के वार्षिक परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और उसमें उत्तर दिया गया था वाइज। तो मैंने वाइज को भी सेलेक्ट किया, लेकिन उत्तर हो जाएगा ब्लाइंड बट वाइज। तो परीक्षा में आपको जो भी मिले आप उसे सेलेक्ट करेंगे। ब्लाइंड बट वाइज लिखा रहेगा तो उसे सेलेक्ट कीजिएगा, सिर्फ वाइज रहेगा तो उसको सेलेक्ट कीजिएगा, और दोनों रहेगा और ऑप्शन में दे देगा ए एंड बी बोथ, तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये अपने हिसाब से परीक्षा में स्थिति के हिसाब से आप इसे सेलेक्ट करेंगे।
अगला होगा द ओल्ड वुमेन इज़ द डॉटर ऑफ डैश। जो बूढ़ी महिला थी वो किसकी बेटी थी? तो गुलामों की बेटी थी, ठीक है, जो गुलाम थे उनकी बेटी थी ये, स्लेव्स की। अगला प्रश्न है हु इज़ द फादर ऑफ द ओल्ड वुमेन। उस बूढ़ी महिला के पिता कौन थे? तो ये थे एन अमेरिकन ब्लैक स्लेव, एक अमेरिकन लेकिन ब्लैक मतलब अफ्रीकन स्लेव थे वो, ठीक है, गुलाम थे उसके पिता भी, और इसीलिए वो स्लेव्स की बेटी कही गई है। फिर है वेयर डज द ओल्ड वुमन लिव। वो बूढ़ी महिला कहाँ रहती थी? तो उत्तर है इन ए स्मॉल हाउस आउटसाइड ऑफ टाउन। एक छोटे से घर में जो कि शहर से बाहर की ओर था। ओके। अगला प्रश्न है एमंग हर पीपल सी इज़ बोथ द लॉ एंड इट्स ट्रांसग्रेशन। अपने लोगों के बीच वही कानून थी और वही कानून तोड़ने वाली थी, मतलब कानून का उल्लंघन थी, ठीक है, मतलब यही कानून भी थी अपने लोगों के बीच और यही कानून का तोड़ भी थी। अगला प्रश्न है इन द स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम द वुमन वाज विजिटेड बाय। जो कहानी है जिसका शीर्षक है वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, इसमें जो बूढ़ी महिला है उनसे मिलने कौन आए? विजिटेड बाय, तो उत्तर है इसका सम यंग पीपल, कुछ युवा लोग। आपको बता दें एक बार कहानी को फिर से कि कहानी में कुछ युवा जो हैं जो शहरी क्षेत्र में रहते थे इस विचारधारा के साथ उनके पास आए कि वो उन्हें गलत साबित कर सकें कि वो ज़्यादा होशियार नहीं हैं, बुद्धिमान नहीं हैं। इस विचारधारा से वो लोग उसके पास आए थे। आगे बढ़ते हैं। What is the position of old woman in her neighborhood? उस बूढ़ी महिला का अपने आस पड़ोस के इलाके में क्या पोजीशन था, क्या स्थिति थी? आसपास के लोगों के बीच उसकी कैसी स्थिति थी, क्या मानते थे लोग उसे? तो उत्तर है रिस्पेक्टेड एज रूरल प्रॉफिट। उसे ग्रामीण पैगंबर के रूप में माना जाता था। पैगंबर मतलब आप कह सकते हैं जो भविष्य का वक्ता होता है या ईश्वर का दूत होता है, उसे हम पैगंबर कहते हैं। तो ग्रामीण लोग जो उसके आसपास के जो क्षेत्र थे वो उनका सम्मान इसी तरह से करते थे, वो उनको पैगंबर मानते थे। अगला प्रश्न है वाई डिड द यंग पीपल विजिट द ओल्ड वुमेन। जो युवा लोग थे वो लोग उस बूढ़ी महिला से मिलने के लिए क्यों आए? क्या उद्देश्य था उनका उस बूढ़ी महिला से मिलने का? तो उत्तर है टू डिसअप्रूव हर क्लेयरवॉयंस। तो उनकी स्पष्टता को गलत साबित करने के लिए, उनकी सत्यता को, उनके अभिमान को गलत साबित करने के लिए कि वो बहुत होशियार हैं, इस चीज़ को गलत साबित करने का उद्देश्य था उन युवाओं का जो उनसे मिलने आए थे। अगला प्रश्न है द यंग पीपल आस्क्ड द ओल्ड वुमेन ए क्वेश्चन। जो युवा थे उन्होंने उस महिला से एक प्रश्न पूछा। हुज आंसर कुड ओनली बी गिवन बाय वन हु कुड डैश। जिसका जवाब केवल वही दे सकता है जो डैश कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न 2018 के वार्षिक परीक्षा में आया हुआ है कि जो लोग उस बूढ़ी महिला से आए थे उन्होंने एक प्रश्न पूछा उस महिला से और उस प्रश्न का जवाब केवल वही दे सकता था जो डैश कर सकता था। तो क्या कर सकता था? देख सकता था, है ना, क्योंकि उनका प्रश्न क्या था कि बताओ हमारे हाथ में एक पक्षी है, वो जीवित है या मृत। ठीक है, अगर पक्षी है तो चलो ठीक है, लेकिन ये जीवित है या मृत है ये बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो महिला जो थी, बूढ़ी महिला, वो देख नहीं सकती थी। ये कहानी आप भी पढ़ चुके हैं, जानते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट डिसेबिलिटी डिड द वुमन हैव। उस महिला में क्या अक्षमता थी, किस चीज़ की अक्षमता थी, किस चीज़ के लिए वो सक्षम नहीं थी। तो उत्तर है ब्लाइंडनेस, उसका अंधापन उसकी अक्षमता थी, वो अंधेपन को लेकर लाचार थी, वो देख नहीं सकती थी। हर वॉइस इज़ सॉफ्ट बट डैश। उसकी आवाज़ जो थी वो नर्म थी लेकिन डैश थी। तो डैश की जगह क्या हो जाएगा? स्टर्न, STERN। उसकी आवाज़ जो है नर्म थी लेकिन उसके साथ साथ उसकी आवाज़ में दृढ़ता थी, स्टर्न थे। ठीक है, अगला प्रश्न है
द यंग विजिटर्स आर डैश, जो युवा लोग उससे मिलने आए थे उन्हें डैश किया गया। क्या किया गया? रिप्रिमेंडेड। रिप्रिमेंडेड का अर्थ है डांटा गया। जो युवा लोग उनसे मिलने आए थे उस बूढ़ी महिला ने उन्हें डांटा, इस बात को लेकर कि वो लोग एक बूढ़ी महिला का मजाक उड़ाने और उसे गलत साबित करने के उद्देश्य से आए थे। अगला प्रश्न है, द नरेटर चूज टू रीड द बर्ड एज लैंग्वेज एंड द वुमेन एज ए डैश। लेखक ने, मतलब लेखिका ने, इसमें तो टोनी मॉरिसन है जो कि लेखिका हैं, तो लेखिका ने उस पक्षी को भाषा के रूप में समझा और उस महिला को किस रूप में समझा? तो उत्तर है इसका प्रैक्टिस्ड राइटर, मतलब एक अभ्यस्त लेखक के रूप में उसे समझा। उस पक्षी को टोनी मॉरिसन ने एक भाषा का दर्जा दिया है और इस बूढ़ी महिला को एक अभ्यस्त लेखिका का दर्जा दिया है। अगला प्रश्न है, द फ्यूचर ऑफ डैश इज़ योर्स। भाषा का भविष्य डैश का है, मतलब तुम्हारा है। ठीक है, यहाँ पर भाषा हो जाएगा, डैश का भविष्य तुम्हारा है, तो यहाँ पर डैश में भरा जाएगा लैंग्वेज, मतलब कि भाषा का भविष्य तुम्हारा है। द फ्यूचर ऑफ लैंग्वेज इज़ योर्स। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है और आता ही है परीक्षा में लगभग। अगला प्रश्न है, लैंग्वेज अलोन डैश अस फ्रॉम द स्कैरीनेस ऑफ थिंग्स विथ नो नेम। भाषा ही हमें उन चीज़ों से बचा सकती है जिससे कि हमें डर लगता है और उसका कोई नाम नहीं है। मतलब बिना नाम के, बिना जान पहचान की जो चीज़ें हैं, भाषा हमें उनसे बचा सकता है। तो प्रोटेक्ट, इसमें प्रोटेक्ट्स भरा जाएगा कि भाषा हमें उन चीज़ों से बचाता है। अगला प्रश्न है, एन एल्कोहलिक ड्रिंक मेड फ्रॉम एप्पल जूस। एक मद्य पदार्थ मतलब कि जिसको आप शराब में गिनते हैं, तो एक ऐसा पेय पदार्थ जो कि एप्पल के जूस से, एप्पल मतलब सेब के रस से बनाया जाता है, उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं काइडर। ठीक है, अभी बाज़ार में ये एपी फिज के नाम से बिकता है, लेकिन ये काइडर है। ओके, मतलब वो एक तरह का शराब ही है। एपी फिज तो शराब नहीं है, फल का जूस कहा जाता है, लेकिन ये एक तरह से शराब ही है। अगला है, द बॉय विल हैव ए डैश इन 3 years। उस लड़के के पास एक डैश होगा 3 वर्षों में। तो क्या होगा उसके पास? गन। उस लड़के के पास एक बंदूक होगी 3 वर्षों में। ठीक है, अगला प्रश्न है, एवरीवन ऑफ द स्लेव न्यू दैट द नेक्स्ट स्टॉप विल बी देयर डैश। गुलामों में हर कोई यह जानता था कि अगला आने वाला स्टॉप जो है, अगला आने वाला जो रुकाव है, ठहराव है, वो उनका डैश है। तो क्या है? आखिरी स्टॉप है, लास्ट है। ठीक है, मतलब अगला आने वाला जो ठहराव होगा, जहाँ गाड़ी रुकेगी, वो उनका आखिरी पड़ाव है, वहीं वो उतरेंगे। अगला प्रश्न है, हु सेज फाइनली आई ट्रस्ट यू। ये बात किसने कही कि अंततः मैं तुम पर विश्वास करती हूँ? तो ये कही उस बूढ़ी महिला ने, द ओल्ड वुमन। ठीक है, बूढ़ी महिला ने ये बात कही कि मैं तुम्हें अंततः विश्वास करती हूँ। अगला प्रश्न है, आई ट्रस्ट यू विद द डैश दैट इज़ नॉट इन योर हैंड बिकॉज यू हैव डैश। मैं तुम्हें डैश से विश्वास करती हूँ कि वह डैश जो है तुम्हारे हाथ में नहीं है और तुमने उसे डैश कर रखा है। तो यहाँ पर है, आई ट्रस्ट यू विद द डैश। मैं तुम पर विश्वास करती हूँ कि तुम जो है पक्षी के साथ हो, बर्ड हो जाएगा, विद द बर्ड दैट इज़ नॉट इन योर हैंड्स बिकॉज, जो तुम्हारे हाथों में नहीं है, क्योंकि यू हैव डैश, यू हैव ट्रूली काउट इट, तुमने उसे पूरी तरह जकड़ रखा है, पकड़ रखा है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से आज हमने 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए जो आपके प्रोज़ के लेसन 6 के हैं। ठीक है, जिसका शीर्षक है वंस अपॉन अ टाइम। और उम्मीद है आपने ये वीडियो देखी होगी पूरी और इस प्रश्नोत्तर को, इस ऑब्जेक्टिव्स को लिखा होगा अपनी कॉपी पे। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिएगा
और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। दोस्तों से कहिए कि सब्सक्राइब करें और उन्हें भी ये नोट्स शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।